नमस्ते दोस्तों। कथानिधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी है तिरस्कार। कहानी बड़ी ही हृदयस्पर्शी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बहुत अच्छी लगेगी कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुधा अपने भाई विनोद और भाभी सीमा और उनके दोनों बच्चों प्रिया और राहुल के साथ एक फ्लैट में रहती थी। आज जहाँ उनका फ्लैट है, इसी जगह पर पहले एक चाल हुआ करती थी। उसमें 4 खोली सुधा के माँ पिताजी की थी। लक्ष्मी अपार्टमेंट के सामने वाले उस फ्लैट में तो वो लोग बाद में गए। पहले यहाँ से दिखता था वो फ्लैट, अब तो बीच में इतने फ्लैट हो गए। यहाँ शहर का तो पूछो मत, हर महीने एक नया फ्लैट उगाता है। तो उस साल म्हाडा की स्कीम इस इलाके के लिए भी आई थी। विनोद ने भी फॉर्म भर दिया था। उसका नसीब देखो, लग गया उसका नंबर। उस समय उसके पास पूरे पैसे भी नहीं थे। इधर उधर से मांग के भी कम पड़ गए थे। सीमा भाभी ने भाई को सुझाया था कि माँ के गहने बेच दो, आखिर गहने इन्हीं दिनों के लिए तो होते हैं। भाई ने गहने बेच दिए। अच्छे पैसे मिले थे माँ के गहनों से। पुराने जमाने के एकदम शुद्ध सोने के मोटे मोटे 4 कड़े थे। गले की मोटी सी चेन थी। दादी की दी हुई सोने की मोटी करधनी भी थी। अंगूठियाँ बुंदे तो कई कई जोड़ थे माँ के पास। कुछ माँ को शादी में मिले थे, कुछ दादी ने दिए थे। माँ जब तक रही अपने गहनों को संभाल कर रखी, तभी तो भाई के काम आए वो गहने। उधर उनका फ्लैट चौथे माले पर था। उस माले पर 4 फ्लैट और थे, सारे 1 BHK। एक हॉल, एक बेडरूम, एक किचन, रसोई मिलाकर बस 3 कमरे। रहने वाले भी 5। सुधा सुबह उठकर घर में झाड़ू पोछा करती, बर्तन मांजती, दुकान से दूध और ब्रेड ले आती, सब्जी भाजी काट कर रख देती, आटा गूंद कर रख लेती। तब तक उसकी सीमा भाभी भी उठ जाती। सीमा को घर में भीड़ भाड़ अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए उनके उठने के बाद सुधा हॉल से लगकर ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर बैठ जाती थी। लोग लिफ्ट से ऊपर नीचे आते जाते थे ना, इसलिए सीढ़ियाँ खाली रहती थी और उसे बैठने का स्थान मिल जाता था। नाश्ता और खाना सीमा ही बनाती थी। उसे देखकर सीमा को घिन आती थी, क्योंकि सुधा के दांत थोड़े बड़े और भद्दे थे। इसलिए जब तक खाना बनता था, सुधा को रसोई में जाने की इजाज़त नहीं थी। जब सीमा सबका टिफ़िन भरकर तैयार कर देती और खुद भी अपना टिफ़िन लेकर ड्यूटी पर निकल जाती थी, तभी सुधा रसोई में जाती थी। नाश्ता खाना जो कुछ भी बचा रहता था खा लेती थी और फिर से किचन की सफाई करती, बर्तन मांजती, कपड़े धोती और दोपहर में बैठकर टीवी देखती। भतीजी प्रिया जब बड़ी हुई तो उसकी शादी हो गई, पर कैसे कैसे तो लोग हैं इस दुनिया में, बेचारी को ठीक से रखा ही नहीं। आ गई लौटकर। कुछ दिन बाद उसका तलाक भी हो गया। प्रिया को देख देख कर सुधा का मन भीतर ही भीतर बहुत रोता था। अब प्रिया भी घर में रहने लगी। अब दोनों बुआ भतीजी दोपहर में साथ साथ बैठकर टीवी देखती। प्रिया सोफे पर सो जाती और सुधा नीचे फर्श पर। प्रिया उससे घिनाती नहीं थी। सीमा भाभी की छुट्टी वाले दिन सुधा काम करके पूरी दोपहर सीढ़ियों पर ही बैठी रहती थी बेचारी। अन्य दिनों में तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, पर बरसात में पानी की बौछार सीढ़ियों तक आ जाती थी। उनके घर के सामने वाले फ्लैट में शर्मा परिवार रहने आया था। उस फ्लैट में रहने वाली मंजू और सीमा, इनमें कभी कभी बातचीत होती रहती थी। लिफ्ट से ऊपर नीचे आते जाते समय जब उन्हें सुधा सीढ़ियों पर बैठी दिख जाती थी, तब वो उसका भी हालचाल पूछ लेती थी। उसके होंठ बहुत अधिक न फैल जाए, इस बात का ध्यान रखते हुए सुधा धीरे से मुस्कुरा देती थी। मुस्कुराने के अलावा उसने उन्हें कभी जवाब दिया ही नहीं। फिर धीरे धीरे उन्होंने उससे कुछ पूछना छोड़ दिया, लेकिन हाँ, सामने पड़ने पर मुस्कुरा जरूर देती थी। सीमा उनसे कहती थी कि उसके दांत गंदे हैं, तो वह सोचती थी कि जैसे भाभी को मेरे दांतों से घिने, वैसे ही दूसरों को भी होगी। बस इसीलिए सुधा सबके सामने बोलती या मुस्कुराती बहुत कम, बल्कि छोड़ ही दिया था उसने। एक दिन जब सीमा की छुट्टी थी, सीमा ने पालक के पकौड़े बनाए और एक प्लेट में पकौड़े भरकर सुधा को कहा कि मंजू के घर ले आए। जब वह वहां गई तो मंजू ने उसे बैठने के लिए कहा। सुधा सकुचाती हुई बैठ गई। मंजू ने उससे पूछा, तुम इनके यहाँ काम करती हो क्या? सुधा ने मुंह पर अपने हाथ की आड़ लेते हुए कहा, नहीं, ये तो मेरे भाई का घर है, मैं यहीं रहती हूँ। सीमा मेरी भाभी है। तुम इनकी बहन हो? हाँ।
मंजू को जैसे विश्वास न हुआ। उसने फिर से पूछा। उसके फिर से हाँ कहने पर वो चुप हो गई। सुधा भीतर ही भीतर शर्म से पानी पानी हो गई। तो ये लोग मुझे काम करने वाली बताते हैं। मंजू ने उसे चाय पिलाई। थोड़ी देर वहां बैठकर वो वापस आ गई। उस दिन उनसे उसकी बहुत कम बात हुई, पर उतने से ही वो सुधा को बड़ी अच्छी लगने लगी। उसका उससे बार बार बात करने का मन करने लगा और वह अपने दांतों पर खूब रगड़ रगड़ कर ब्रश करने लग गई। एक दोपहर जब सीमा अपनी ड्यूटी पर थी तथा राहुल अपने स्कूल और प्रिया अपनी सहेली के घर गई थी, सुधा ने मंजू का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा मंजू ने खोला। सुधा सकपका गई। हड़बड़ा कर बोली, आप कौन सा शैम्पू लगाती है? आपके बाल बहुत अच्छे हैं ना, तो मुझे भी वही शैम्पू लाना है। मंजू को सामने देखकर उसे यही बहाना सूझा था। मंजू मुस्कुराई। उसने शैम्पू का नाम भी बता दिया। लेकिन सुधा को शैम्पू की कोई जरूरत थी ही नहीं। वह तो शैम्पू के नाम को तुरंत भूल भी गई और अगला प्रश्न कर बैठी, उस दिन पकोड़े अच्छे बने थे? हाँ, बहुत अच्छे। आओ बैठो ना। सुधा यही चाहती थी, इसलिए बिना देर किए अंदर जाकर कुर्सी पर बैठ गई। प्रिया कह रही थी कि नमक कुछ कम हो गया था। नहीं, ठीक तो था। तुमने भी तो खाया होगा। नहीं, पकौड़े कम पड़ गए थे ना। अचानक ही सुधा के मुंह से निकल गया। मंजू कुछ देर उसे देखती रह गई। सुधा अपनी झेप मिटाने के लिए आसपास रखे सामान पर नजर दौड़ाते हुए चुपचाप बैठी रही। मंजू ने उससे फिर पूछा, आप इतनी गर्मी में भी पूरी पूरी दोपहर बाहर सीढ़ियों पर बैठी रहती है, क्यों? सुधा को उसके इस प्रश्न पर मुस्कुराने का मन हुआ, पर न जाने कैसे वह रो ही पड़ी। मंजू ने उसे गले से लगाया और चुप कराया, फिर उसके पीठ पर हाथ फेरती रही। कुछ देर सुधा वहां बैठकर अपने घर आ गई। अब सुधा को जब भी मौका मिलता वह मंजू के पास चली जाती थी। वो उससे बहुत सी बातें पूछती थी। वह भी उन्हें बहुत सी बातें बताती थी। जैसे वे लोग पहले पीछे वाली चाल में रहते थे, अब उसके माँ बाप नहीं है। उसकी एक बहुत अच्छी सहेली थी। वे लोग साथ साथ बाजार जाती थी, पिक्चर देखती थी, भेलपूरी बड़ा पाव खाती थी। उसकी सहेली बहुत गरीब थी। उसकी पढ़ाई का खर्च भी उसकी माँ ने ही उठाया था। फिर ये भी कि उसके पिताजी की किराने की दुकान थी। जब एक दिन उसके पिता का हार्ट फेल हो गया, तब उस दुकान को उसका भाई विनोद संभालने लगा। उसकी सहेली बहुत अच्छी थी। विनोद भैया के साथ बाजार जाती थी और दुकान के लिए मोल भाव करके थोक में सामान खरीदवाती थी। 12वीं के बाद दोनों ही सहेलियां नर्स की ट्रेनिंग करने लगी थी। ट्रेनिंग को 3-4 महीने बीते थे कि एक दिन उसकी माँ भी कैंसर की वजह से जाती रही। अब वह और विनोद भैया बिना माँ बाप के हो गए। उसकी सहेली अब उन दोनों का और अधिक ध्यान रखने लगी थी। एक दिन उसने उसे समझाया कि सुधा, ट्रेनिंग छोड़कर तुम घर में ही रहो। भाई के खाने पीने की व्यवस्था तथा घर की देखभाल ट्रेनिंग से ज्यादा जरूरी है। सुधा को भी उसकी बात जच गई। सोचने लगी कि मैं घर में रहूंगी तो भाई को घर घर जैसा लगेगा, नहीं तो माँ को याद करता हुआ बैठा रहेगा। सो उसने नर्स की ट्रेनिंग छोड़ दी। कुछ दिनों बाद भैया ने शादी कर ली। तुमने नहीं की शादी? मंजू ने बीच में टोकते हुए उससे पूछा। नहीं, नहीं की। शुरू शुरू में मेरे लिए कई रिश्ते आए, कई जगह बात चली, पर मेरे भाई और भाभी को कोई लड़का पसंद ही नहीं आता था, और जो उन्हें पसंद आता था उस लड़के को मैं पसंद नहीं आती थी। फिर धीरे धीरे रिश्ते आने बंद हो गए। मैं इतनी सुंदर भी तो नहीं थी ना कि कोई मुझसे शादी करता। कहकर वह हंसने लगी। किसने कहा? तुम तो अभी भी बहुत सुंदर हो, बस रहती नहीं हो ठीक से, और पहले भी ऐसी ही रहती रही होगी। अब देखो ना, इतना लंबा ढीला ढाला कुर्ता पहनती हो, गले में किसी भी रंग की ओढ़नी लटका लेती हो। बुरा मत मानना, लेकिन ठीक से रहो तो तुम तो अभी भी सुंदर हो। हाँ, पर भाभी के कपड़े मुझे बड़े और ढीले ही होते हैं, तो सिलाई करवा के अपने नाप का बनवा लिया करो ना। टेलर बहुत पैसे मांगता है। भाभी कहती हैं कि इतने पैसों में तो नया सिल जाएगा, तो नया ही सिलवा लिया करो। और ये जो बोलते समय मुंह पर हाथ रख लेती हो, ये भी पुरानी आदत होगी। जी, वो मेरे दांत बहुत बड़े और गंदे हैं ना, उसने नजरें झुकाते हुए कहा था। तुम्हारे दांत ना तो इतने बड़े हैं और ना ही गंदे हैं। तुम अपने नाप का कपड़ा पहनो। बात करते समय मुंह पर हाथ मत रखा करो। तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है। अपने को कम मत समझा करो। सुधा चुप हो गई सुनकर।
उस दिन पहली बार उसने सोचा कि सही तो कह रही है मंजू, मुझे अपने नाप के ही कपड़े पहनने चाहिए। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने मंजू को बताया कि जब मेरी सहेली थी ना, तब मैं उसके साथ जाकर अपने नाप के कपड़े खरीदती थी। बहुत अच्छी पसंद थी मेरी सहेली की, और तब मेरे पास पैसे भी रहते थे। तुम्हारी सहेली अब कहाँ है? यही है, इसी शहर में। हाँ, कहते हुए सुधा की आवाज़ धीमी हो गई। कभी मिलने नहीं आती? सुधा चुप रही। मंजू ने बात जारी रखते हुए कहा, उसकी तो शादी हो गई होगी, है ना? हाँ, कब की हो गई? शादी के बाद बहुत सी जिम्मेदारी आ जाती है, इसलिए वो नहीं आ पाती होगी। तुम लोगों को मिले भी तो एक अरसा बीत गया होगा। एक बार जाकर उससे मिलाओ, तो फिर से मिलने जुलने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, और तुम्हें अच्छा भी लगेगा। अकेले जाना तुम्हें कठिन लगे तो भतीजी प्रिया या फिर भाभी को लेकर ही साथ में चली जाओ। सुधा चुप रहना चाहती थी, पर पता नहीं कैसे उसने सिर नीचे किए धीरे से कह दिया, मेरी भाभी ही मेरी सहेली थी। मंजू बड़ी जोर से क्या कहकर चौंक गई थी। फिर बहुत देर तक वो दोनों ही चुप बैठी रही। बाद में सुधा उठकर चुपचाप अपने घर आ गई। अगले कई महीनों तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। इस बीच नगर पालिका ने उनकी चाल को तोड़कर उस जगह पर बिल्डिंग बनाना शुरू किया। उनके खोले के बदले में उसके भाई को 2 1 आर के फ्लैट मिलने वाले थे। एक दिन जब उसके घर में कोई नहीं था, तब मंजू ने सुधा को अपने घर बुलाया। उनके घर में एक मैडम बैठी थी। मंजू ने बताया कि ये एक संस्था के अध्यक्ष हैं। इनकी संस्था महिलाओं के हित का काम करती है। उन मैडम ने उससे उसके पिता का नाम तथा उसके चाल का पता और नंबर पूछा। सुधा ने उन्हें बता तो दिया, पर मन में विचार आया कि अब जब चाल गिरा दी गई है, तब उसका पता और नंबर पूछकर ये क्या करेंगी। मंजू ने उससे कहा कि यह पता और नंबर पूछने वाली बात को वह किसी को न बताए। मंजू अब उसे अपनी से लगने लगी थी, इसलिए सुधा ने उनकी बात गांठ बांध ली और कभी भी किसी के सामने भी इस बात का जिक्र कभी नहीं किया। 1 महीने के बाद महानगर पालिका से एक नोटिस आई, जिसे पढ़कर उसका भाई विनोद बहुत चिंता में पड़ा हुआ दिखने लगा। वह बाहर सीढ़ी पर बैठी थी। उसे आवाज़ सुनाई दे रही थी। विनोद सीमा भाभी को बता रहा था कि मैं खोली का अकेला वारिस नहीं हूँ। किसी ने इस बात की शिकायत कर दी है। अब जांच होगी। उसके बाद सीमा भाभी उस पेपर को बहुत देर तक पढ़ती रही। अगले कई दिनों तक उसके घर पर महानगर पालिका के कई कर्मचारी आए और गए। विनोद भी वकीलों के यहाँ चक्कर लगाता रहा। सुधा को शक हुआ कि यह सब जो कुछ भी हो रहा है, कहीं उसका संबंध उस महिला को खोली का पता और नंबर बता देने से तो नहीं हुआ है। वह मौका देखकर सामने वाली मंजू भाभी के पास गई, उन्हें सब कुछ बताया और जानना चाहा कि कहीं ये सब उसके पता और चाल का नंबर बता देने के कारण ही तो नहीं हो रहा। उसने मंजू से जो कुछ पूछा, तो उसका जवाब तो उन्होंने नहीं दिया। उल्टे सुधा से ही वह पूछ बैठी, वो तुम्हारे पिता की खोली थी ना? क्या तुम नहीं चाहती हो कि उसमें तुम्हें भी हिस्सा मिले? हिस्सा? हिस्सा लेकर क्या करूंगी मैं? रहती तो मैं यही हूँ। हाँ, सीढ़ियों पर बैठकर, उतरे हुए कपड़े पहनकर, बच जाए तो खाकर, नहीं तो संतोष करके। मंजू आवेश में बोल रही थी और सुधा आश्चर्य से उसे देखे जा रही थी। क्या रिश्ता था मंजू का उससे? फिर भी कितनी अपनी सी लग रही थी वो। कुछ देर के बाद वो एकदम नरम पड़ गई। फिर सुधा के कंधे पर हाथ रखकर बोली, 4 खोली के बदले 2 फ्लैट मिल रहे हैं। 1 आर के ही सही, पर है तो 2 फ्लैट। उसमें से एक तुम्हें मिल जाए तो क्या गलत होगा? क्या गलत होगा? क्या तुम नहीं चाहती हो कि दोपहर आराम से बिताओ? बोलो। उसने हाँ में सिर हिला दिया। तब तुम शांत रहो। बस इतना ध्यान रखना कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर प्रॉपर्टी के किसी भी पेपर पर दस्तखत मत करना। और जब भी जरूरत पड़े, खुल कर कहना कि तुम्हें भी पिता की संपत्ति में हिस्सा चाहिए। समझी ना? उसने फिर से हाँ में सिर हिला दिया, पर ठीक ठाक सुधा कुछ समझ नहीं पाई थी। उसकी बुद्धि इस ओर कभी गई ही नहीं। वह तो बस यही सोचती थी कि ये मेरे भाई का घर है, मैं उसके साथ रहती हूँ और ऐसे ही रहते रहना है। इससे अधिक उसने ना कुछ सोचा और न चाहा। पर अब उसके दिमाग में हर समय यही गूंजता था, मेरा भी हक, और मैं दिन दिन पर सीढ़ियों पर बैठी रहती हूँ। मेरा भी हक, और मैं भाभी के उतारे कपड़े पहनती हूँ। मेरा भी हक, और मैं कुर्सी या बिस्तर पर बैठ नहीं सकती हूँ। मेरा भी हक, और मैं पकोड़े, समोसे या कुछ भी नया बनने पर रसोई में उससे बनता देखकर ही संतोष करती हूँ। मेरा भी हक, मेरा भी हक, मेरा भी हक।
हथौड़े की तरह वार कर करके उसे सचेत कर दिया इस शब्द ने। अब वह भी चाहने लग गई कि एक फ्लैट मुझे मिल जाए। उसका भाई विनोद और भाभी सीमा दिन दिन भर अनुमान लगाते कि उनके खिलाफ शिकायत करने वाला व्यक्ति क्या बिल्डिंग में ही है या कोई उनका नाते रिश्तेदार है। एक दिन विनोद ने एक पेपर उसके सामने फैलाकर कहा, सुधा, यहाँ इस जगह पर दस्तखत कर दो। सुधा को मंजू की बात अचानक याद हो आई। उसने पूछा, क्या है ये? मेरा दस्तखत क्यों चाहिए? होली का पेपर है, दोनों फ्लैट मेरे नाम चढ़ने हैं इसलिए। विनोद भैया को विश्वास था कि वह उसके बोलते ही दस्तखत कर देगी, पर जब उसने दस्तखत करने से मना कर दिया तो वह चीखने लगा, क्या? तुम दस्तखत नहीं करोगी? क्यों? क्योंकि मुझे भी हिस्सा चाहिए। मंजू ने उसे जैसा कहा था वैसे ही सुधा ने बोल दिया। विनोद को सुनकर जैसे करंट लगा। तो तुमने शिकायत की थी मेरी? नहीं तो, मैंने कुछ नहीं किया, पर लेना है मुझे। सुधा इतने वर्षों से भाई के सामने चुप रहती आई थी और अब जब बोली तो सीधे हिस्से की बात। विनोद को उसकी गुस्ताखी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। उसने उसे जोर का धक्का दे दिया। धक्के से वह फर्श पर गिर पड़ी। वह चिल्लाता रहा, नमक हराम, इतने सालों से मैं पाल रहा हूँ तुम्हें और तुम हो कि एहसान मानने के बजाय हिस्सा मांग रही हो। याद है, माँ बाप को गुजरे 20 साल हो गए। मैंने मुंह मोड़ लिया होता तो अनाथों की तरह भीख मांगती सड़क पर। तब तुम्हारा दिमाग इतना ना चलता। आज चली हुई हिस्सा मांगने। वह चिल्लाता रहा। सुधा फर्श पर औंधे मुंह पड़ी रही। नहीं, चोट नहीं लगी थी उसे, पर दिल के दर्द के कारण सारी शक्ति जैसे निचुड़ गई थी। उसका अपने आप से उठ पाना उसे संभव नहीं लग रहा था। प्रिया घर पर थी, राहुल भी था। राहुल से तो उसे उम्मीद नहीं थी, पर प्रिया से उसे उम्मीद थी कि वह आएगी उसके पास। लेकिन प्रिया भी नहीं आई। अचानक ही उसने सोचा मन ही मन कि प्रिया कैसे आएगी? आखिर पैर तो पेट की तरफ ही मुड़ता है ना। वह यूं ही झूठी उम्मीद लगा बैठी है। हताश होकर वह स्वयं ही धीरे धीरे बड़ी मुश्किल से उठी। विनोद अब भी चिल्ला रहा था। वह चुप रही, पर उसने दस्तखत नहीं किए। अगले कई दिनों तक सीमा भाभी और भाई ने उसे तरह तरह से समझाया, प्रेम दिखाया, लालच दिखाई, डांट फटकार लगाई, पर वह टस से मस न हुई। मंजू की बात सुधा को अपने भाई भाभी की बात से अब अधिक भरोसे की लगती थी। एक दिन विनोद का धैर्य समाप्त हो गया। उसने पहले तो सुधा को खूब गालियां दी, जी भरकर हाथ उठाया और अंत में उसे घर से निकाल दिया। सुधा घर से बाहर आ गई। दो अपार्टमेंट छोड़कर दूर के रिश्ते की उसकी एक मौसी रहती थी। वह कुछ सोचकर उसके घर चली गई। मौसी ने उसे देखकर कहा कि देखो, मैं तुम दोनों भाई बहन के झगड़े में तो नहीं पड़ूंगी, पर हाँ, जब तक चाहो तुम मेरे घर पर रह सकती हो। सुधा अब मौसी के घर रहने लगी। विनोद भैया कोर्ट में ये नहीं सिद्ध कर सकता था कि वह पिता की इकलौती संतान है, और सुधा अपना हिस्सा छोड़ने को तैयार नहीं थी। इस तरह से दो आर के फ्लैट में से एक, ये वाला, उसके नाम हो गया। फ्लैट मिलने में साल डेढ़ साल का समय बाकी था। वह मौसी के घर रहने लग गई थी। मौसी ने वहीं पास की एक किराना की दुकान पर सुधा की नौकरी लगवा दी। मौसी को एक बेटी थी जो अपने ससुराल में थी। यहाँ बस मौसा और मौसी रहते थे। सुधा अपनी कमाई का कुछ पैसा मौसी को दे देती थी तथा घर के कामों को भी कर देती थी। इस प्रकार वह मौसी पर बोझ नहीं थी। अब सुधा खुलकर सांस ले रही थी और मन ही मन मंजू के प्रति कृतज्ञ थी। कभी कभी उसका मन उनसे मिलने का हो जाता था, पर उनके घर जाकर मिलने पर उसके भाई भाभी को मंजू भाभी पर शक हो जाता। इसलिए कभी कभी रास्ते में आते जाते समय जब मुलाकात हो जाती तो उसे बड़ा अच्छा लगता। जब वह मौसी के घर रहने लगी तो म्हाडा ऑफिस में मौसी का ही पता देकर आ गई थी। एक दिन एक पेपर आया जिसमें फ्लैट के बनकर पूरा होने की सूचना दी गई थी और उसे म्हाडा ऑफिस बुलाया गया था। सुधा मौसी को साथ में लेकर वहां गई। भाई विनोद भी वहां पहुंचा हुआ था। वह उसे देखकर बहुत खुश हो गई, पर विनोद ने उसे घूर कर देखा और दूसरी तरफ नजरें फेर ली। विनोद ने मौसी से भी बात नहीं की। सुधा को बहुत दुख हुआ। वह फिर से कमजोर होने लगी कि क्या करूंगी इस फ्लैट को लेकर जब अपना भाई ही अपना न रहा तो। पर यह कमजोरी थोड़ी देर के लिए थी। उसे जल्दी ही मंजू की बातें याद आ गई। भैया भाभी का व्यवहार याद आ गया। उसने भी भाई की ओर से नजरें फेर ली
और जहाँ जहाँ उसे दस्तखत करने को कहा गया उसने किया तथा फ्लैट का पेपर और चाबी लेकर वापस आ गई। मौसी ने सुधा के लिए बत्ती वाला एक स्टोव, कुछ जरूरी बर्तन, थोड़ा सा राशन और कुछ जरूरी सामान देकर उसे भेज दिया। वह इस सामान को लेकर अपने घर में अपनी गृहस्थी जमाने लगी और आराम से रहने लगी। नौकरी वह अब भी किराने की दुकान पर ही कर रही थी और हर रोज मौसी से मिलने उसके घर जरूर जाती थी। उसके पास अब सब कुछ था, जरूरत भर का पैसा, घर, सुख शांति, सब कुछ। फिर भी कभी कभी विनोद भैया, प्रिया और राहुल की उसे बड़ी याद आती थी। कभी कभी रास्ते में राहुल या प्रिया उससे टकरा जाते थे, पर उसे देखते ही वो या तो अपना रास्ता बदल देते या फिर अपना मुंह मोड़कर दूसरी तरफ देखते हुए निकल जाते। और ऐसा जिस दिन भी होता, सुधा को बहुत दुख होता। वह मौसी के पास जाकर घंटों रोती। धीरे धीरे 10 वर्ष हो गए। अब सुधा ने नौकरी छोड़ दी थी, उससे नहीं हो पाता था। अब वह अपने ही घर में पेइंग गेस्ट रखने लगी। 2 लड़कियों को रखा था, उनको वह खाना बना कर देती। तब इतना पैसा मिल जाता कि उसका गुजर बसर हो जाता। उसके बाद इस घर का क्या होगा, मौसी को भी यही चिंता थी। कभी कभी वह कहती, सुधा, राहुल के नाम वसीयत कर दे। अपने आखिरी समय में उसे लगता था कि सुधा सटिया गई है। वैसे एक राज की बात सुधा ने मौसी को नहीं बताई थी कि वसीयत तो उसने कर दी है, लेकिन भतीजे राहुल के नाम नहीं, बल्कि भतीजी प्रिया के नाम। तलाक लेकर मायके में रहती है प्रिया। कहीं उसकी भी दुर्दशा अपनी बुआ के समान न हो जाए। आखिर विनोद और सीमा भाभी कितने दिन तक रहेंगे। राहुल भी शादी तो होनी है, तब प्रिया को भी अपने भाई भाभी के घर में रहना पड़ेगा। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी तिरस्कार। कहानी आपको कैसी लगी? आज के ज़माने की कहानी है। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ जल्दी ही एक और बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।